नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाए, ये जनता दल यू की मांग है। कहा था सदन की मर्यादा को बना रखेंगे, तख्तियां लेके नहीं आएंगे। नो। आपको पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं जेडीयू के लोग, आप चाहते हैं सर? जो बिहार के मुख्यमंत्री लायक नहीं है उनको संयोजक बना देगा तो हम तो बहुत खुश हैं। दो तस्वीरें, सदन में जबरदस्त हल्ला हंगामा, कई सांसद सस्पेंड हो रहे हैं और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बैठक। तो क्या 2024 के लिए इंडी गठबंधन की तैयारी हो चुकी है? 3 दौरे की बैठक के बाद क्या अब इंडी गठबंधन को अपना चेहरा मिल जाएगा और क्या चौथी बैठक से वो फॉर्मूला निकलेगा जो सभी को साथ लेकर चलने वाला होगा? सवाल तो यह भी है, क्या आज ही वो रणनीति बनेगी जो बीजेपी को हराने के लिए इंडी गठबंधन के लिए संजीवनी का काम करेगी? और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की चौथी बैठक हो रही है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा बात होगी संसद की सुरक्षा में लापरवाही के बाद छिड़े संग्राम और विपक्षी सांसदों के निलंबन पर मचे कोहराम की। सवाल बड़ा सीधा सा है, सस्पेंशन पर छिड़ा संग्राम कहां जाकर खत्म होगा? जवाब ढूंढेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगियों के पास। मैं आपको लिए चलूंगा। दिल्ली से नीरज पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं और अंकित गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले अभी की बड़ी खबर आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। 2024 की तैयारी में विपक्ष एक बार फिर से जुटा हुआ नजर आ रहा है। आज इंडी गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में, इंडी की चौथी बैठक हुई है। सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव है, गठबंधन के चेहरे पर भी बात हो सकती है, इस तरीके के संकेत हमें मिल रहे हैं। तो आज इंडिया गठबंधन की बैठक और सवाल यह कि क्या यहां से कोई बड़ा फॉर्मूला निकलकर सामने आ जाएगा? 27 दल इस बैठक में शामिल हुए हैं। 2024 की तैयारी में गठबंधन जुट चुका है क्या? और क्या कोई ऐसा रोड मैप निकलकर सामने आएगा जिसका लंबे वक्त से गठबंधन के साथियों को इंतजार है? और सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न आप कह सकते हैं कि क्या सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी? तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि यह चौथी बैठक, इसके पहले आपने देखा था पटना से जब बैठक की शुरुआत हुई थी, फिर बेंगलुरु, मुंबई, अब दिल्ली। सवाल कई हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो बैठक में आज क्या खास, ये हम आपको सबसे पहले बता दें। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन जारी है, गठबंधन के संयोजक पर चर्चा संभव है, प्रवक्ता और साझा सचिवालय पर भी बात हो रही है ताकि एक सेक्रेटेरिएट के जरिए सब कुछ संचालित किया जाए। सीट शेयरिंग पर भी मुहर संभव है, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आज ये चीजें फाइनल हो जाएंगी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है, राज्यवार सब कमेटियों के गठन पर चर्चा हो सकती है अलग अलग राज्यों के लिए, चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारों पर चर्चा संभव है, लोगो और झंडा पर भी जारी करने पर चर्चा, यानी कि लोगो एक हो, झंडा एक हो, इसे भी जारी कर दिया जाए, इस पर भी चर्चा जारी है। आइए सबसे पहले मैं आशीष कुमार सिंह के पास आपको लिए चलता हूं। आशीष, आज की बैठक से क्या खबर है? क्या बड़ी खबर हम कह सकते हैं, कुछ जानकारी बड़ी निकलकर सामने आ रही है? देखिए अखिलेश, 3 राज्यों में जो बुरी हार का सामना करना पड़ा, एक तरह से इनडायरेक्टली जो अगुवाई कर रही थी इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो जो आप यक्ष सवाल का प्रश्न का कर रहे थे वो तो यही है कि आखिर किस तरह से इंडिया अलायंस को उबारा जाए, किस तरह से इस सिचुएशन में लाया जाए कि कुछ तो चुनौती वो बीजेपी और एनडीए को दे सके। और इसी वजह से आज की जो बैठक है उसमें हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक कोशिश ये है कि कोई एक चेहरा कन्वीनर को लेकर के कोई सहमति अगर बन पाए, पहले भी ये बड़ा डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट रहा है जिस पर कोई नाम पर सहमति बन नहीं पाई, एक साझा कार्यक्रम पे कोई सहमति बन जाए और सबसे बड़ी बात सीट शेयरिंग को लेकर के कोई रास्ता निकले। अरविंद केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग पूरी कर लेनी चाहिए, जिसको आपसी खटपट की वजह से आपको याद है विधानसभा चुनाव के नतीजों तक टाल दिया गया। अब इस बात का अब रास्ता तलाशा जाएगा कि क्या यह संभव है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग कर ली जाए। बड़ा टिपिकल है अखिलेश, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक सीट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तमिलनाडु की पार्टी को बिहार और यूपी में सीट्स नहीं दिए जा सकते। सिमिलरली यूपी की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो छोटे प्लेयर्स हैं उसमें शायद
कांग्रेस भी हो उनको कितनी सीट देना चाहेंगी, आपस में कोई सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी। असेंबली इलेक्शंस के दौरान इसी डिस्प्यूट को हमने देखा कैसे मध्य प्रदेश में देखने को मिला। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की बैठक में कोई बड़ा निष्कर्ष निकलेगा ये अभी तय नहीं। एक छोटी सी बात मैं आपको और बोल दूं, आज बैठक में जाने से पहले कल बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया उद्धव ठाकरे ने कि रथ तो है लेकिन कोई सारथी नहीं है। तो क्या वो कन्वीनर की बात कर रहे थे या किसी पीएम फेस की बात कर रहे थे? कांग्रेस अध्यक्ष ने एबीपी न्यूज को पहले ही कहा था चुनाव के दौरान कि जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद नया प्रधानमंत्री के पद का चेहरा चुना जाएगा। अगर ऐसी किसी स्थिति में आते हैं तो सवाल कई हैं, जवाब ढूंढने की यहाँ पर कोशिश बिल्कुल। और महत्वपूर्ण यह है जिसका जिक्र आपने भी किया, उद्धव ठाकरे जो कह रहे थे कि सारथी कोई नहीं, तो सारथी की तलाश क्या पूरी हो पाएगी? इंडिया की बैठक के बीच एक बड़ी सूचना हमें मिल रही है। पटना में नीतीश के समर्थन में पोस्टर बाकायदा लगा दिए गए हैं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई है। जेडीयू के नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार संयोजक बने, कन्वीनर बने। तो इंडिया की बैठक के बीच एक बड़ी खबर, ये देखिए जो पोस्टर लगे हुए आप देख रहे हैं, एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। ये जेडीयू के लोग अब कहने लग गए हैं खुलकर। तो नीतीश कुमार संयोजक बने। तो पटना में नीतीश के समर्थन में लगे पोस्टर पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। अब भी सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाए, ये जनता दल यू की मांग है। जनता दल यू चाहती है, समझेगा तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। संयोजक तो होगा लेकिन इनको संयोजक बनाएगा, बना दे तो मुझे खुशी होगी। जो बिहार के मुख्यमंत्री लायक नहीं है वो उनको संयोजक बना देगा तो हम तो बहुत खुश होंगे। नीतीश जी अब हाशिए पे, उनका कोई मतलब नहीं है। बिहार को बिल्कुल चौपट कर चुके हैं। महागठबंधन का जनाधार बिल्कुल समाप्त हो गया। इंडिया अलायंस का ही कोई मतलब नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी का तो अनुभव जो लंबा रहा है, इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, तो आदर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अगर सभी दल के नेता तय करते हैं तो इससे अच्छी बात, खुशी की बात एक बिहारी होने के नाते और क्या हो सकता। तो बयानों का दौर जारी है और प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए यह कहा कि नहीं बनना है। जेडीयू दरअसल लगातार नीतीश को उम्मीदवार बता रही है और आप बयान भी सुन रहे थे जेडीयू के नेता किस तरीके से पोस्टरिंग कर रहे हैं। लेकिन एबीपी न्यूज से खुद नीतीश कुमार ने कहा नहीं बनना है। जेडीयू लगातार नीतीश को उम्मीदवार बता रही है। नीतीश जी आप संयोजक बनेंगे सर, आप संयोजक बनेंगे। आपको पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं जेडीयू के लोग, आप चाहते हैं सर? नीतीश जी आप संयोजक बनेंगे सर, आप संयोजक बनेंगे। आपको पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं जेडीयू के लोग, आप चाहते हैं सर? नीतीश जी आप संयोजक बनेंगे सर, आप संयोजक बनेंगे। आपको पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं जेडीयू के लोग, आप चाहते हैं सर? राजनीति में दरअसल कई बार ना का मतलब भी हां हो जाता है। तो सवाल यह कि नीतीश कुमार अगर इस तरीके से ना कह रहे हैं तो वाकई ना ही कह रहे हैं। वैसे इंडिया में प्रधानमंत्री पद को लेकर तकरार जारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल बने प्रधानमंत्री उम्मीदवार। सुप्रिया श्रीनेत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में यह मांग की है। नीतीश के साथ राहुल को भी चेहरा बनाने की मांग अब उठने लगी है। तो जेडीयू की क्या मांग थी वो आप सुन रहे थे। अब सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी की वकालत करती हुई नजर आ रही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली में, और इस बैठक से क्या उम्मीदें हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। चेहरे का सवाल है मैम, और ये आप कहेंगे कि मीडिया पूछ रहा है, लेकिन जेडीयू की तरफ से पोस्टर पटना में लगाए गए कि नीतीश कुमार जी को चेहरा बनाओ, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ। शिवसेना ने आर्टिकल लिखा है, संपादकीय लिखा है सामना में, और कहा है कि एक संयोजक होना चाहिए इंडिया अलायंस का। आप इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है हर पार्टी का ये राइट है, हर पार्टी का ये अधिकार है कि वो अपने नेता को प्रमोट करे, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो बिहार में, चाहे वो शिवसेना के लीडर हो, चाहे हमारे कांग्रेस के। ये तो हमारा अधिकार है। कांग्रेस जन के तौर पर आप इंडिया का चेहरा तो नहीं बता रही, लेकिन कांग्रेस जन के तौर पर आप क्या चाहेंगे, कौन प्रधानमंत्री? मेरे शीर्ष नेतृत्व उस कमरे में बैठा हुआ है, उसमें मेरे अध्यक्ष खरगे जी हैं, मेरी पूर्व अध्यक्षा और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया जी हैं। मुझे लगता है जिनको जननायक इस देश में एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, राहुल जी हैं। अब इसके अलावा मैं और चेहरे ढूंढने क्यों जाऊं? मुझे लगता है जो लोकप्रियता राहुल जी की इस देश में है और जिस तरह से युवा उनके पीछे लामबंद है, मुझे तो कोई और औचित्य दिखता नहीं है। आपने मुझसे नेता पे सवाल पूछा तो मैंने कहा मेरे नेता राहुल गांधी हैं। और आप चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री? कौन नहीं चाहेगा कांग्रेस में कि वो प्रधानमंत्री बने? इसमें कोई संशय है आपको? और वो बनेंगे।
मेरे साथ जैनेंद्र मौजूद हैं। जैनेंद्र की ये बातचीत आप सुन रहे थे सुप्रिया श्रीनेत के साथ। जैनेंद्र, अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता खुलकर राहुल गांधी की वकालत करने लग गए हैं, अब मतलब क्या निकाला जाए? अभी तो कोई संयोजक नहीं बना है और प्रधानमंत्री को लेकर खुलकर इस तरीके की पैरवी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी और सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस के तौर पर वो कांग्रेसी के तौर पर वो चाहेंगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने ये भी कहा किसी तरीके से हर पार्टी को अधिकार है अपने नेता को प्रोजेक्ट करने का, लेकिन इंडिया अलायंस की रणनीति क्या है? इंडिया अलायंस इस चुनाव को मोदी बनाम इंडिया बनाना चाहता है, बीजेपी बनाम इंडिया बनाना चाहता है। इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन साफ तौर पर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होगा चुनाव से पहले, ये बिल्कुल साफ है। संयोजक की मांग जरूर उठ रही है और ये इस बात पर नजरें हैं और संभावना भी जताई जा रही है कि हो सकता है कोई एक संयोजक के तौर पर आज तय हो जाए। हो सकता है वो शरद पवार हो सकता है वो नीतीश कुमार हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे से लोग रिक्वेस्ट करें कि चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है आप संयोजक बनिए, लेकिन निश्चित तौर पर कोई एक चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं होने जा रहा है। लेकिन ये चुनाव तक ये जो बयानबाजी है वो अलग अलग पार्टियों की तरफ से चलती ही रहेगी। अखिलेश, चेहरे के अलावा सीट शेयरिंग सबसे अहम है इस गठबंधन के लिए, और एक अहम डेवलपमेंट यह है कि इस बैठक से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने 5 सदस्यीय गठबंधन समिति का ऐलान किया है, जिसमें भूपेश बघेल हैं, अशोक गहलोत, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, मुकुल वासनिक को उसका कन्वीनर बनाया गया है, संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद, 5 अनुभवी नेताओं की कमेटी कांग्रेस ने बनाई है। ये कमेटी जो है वो अलग अलग सहयोगी दलों से मैं इस पर आगे आऊंगा जैनेंद्र, इस पर आगे हम आपसे और जानकारी लेंगे। दिया में संयोजक को लेकर भी बयानबाजी हो रही है। इंडिया गठबंधन में संयोजक होना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे ने कहा। गठबंधन सही से चलाने के लिए संयोजक जरूरी है और जरूरी नहीं है कि संयोजक प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो। ये बातें उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने एक और बात कही कि एनडीए में भी जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद यादव संयोजक थे। तो ये तमाम बातें अब उद्धव ठाकरे की तरफ से कही जा रही हैं। थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, आशीष भी इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सारथी तो हो। तो अब सारथी कौन होगा, बड़ा सवाल यह है। गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो भी अब सारथी की कमी महसूस करने लगे हैं और 36 हलवाई खाना खराब कर देंगे, ये तक बात अब शिवसेना ने कह दी है। तो आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, इंडिया में संयोजक को लेकर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इंडिया का चेहरा ना होने पर शिवसेना का एक बहुत बड़ा तंज सामने आ गया है कि 36 हलवाई खाना खराब कर देंगे। तो आपके सामने अब कुछ और जानकारी मैं रखना चाहता हूं। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में सवाल और चुनौतियां क्या हैं? सवाल दरअसल कई सारे और चुनौतियां भी हैं। सवाल ये, गठबंधन का चेहरा कौन होगा? चुनौती ये, पीएम के लिए कई दरअसल दावेदार हैं, तो ये तय कैसे हो कि चेहरा कौन होगा? क्योंकि जो चेहरा होगा कहीं पीएम के लिए अपनी दावेदारी ना पेश कर दे। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सवाल यह कि नीतीश को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? नीतीश का रोल तय करना यह एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है कि नीतीश कुमार किस भूमिका में होंगे। नेतृत्व का फॉर्मूला क्या होगा? चुनौती यह होगी, सामूहिक नेतृत्व में जब आगे बढ़ना है, कोई एक नेतृत्व अगर क्लियर हो जाए, उसके बाद किस तरीके के हालात बनेंगे? कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? सवाल ये। 3 राज्यों में हार के बाद छवि सुधारना अब सबसे बड़ी चुनौती दरअसल कांग्रेस के सामने है, क्योंकि उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी घट चुकी है। सवाल यह कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? चुनौती देखिए इस मामले में क्या हो सकती है। सहयोगियों से एक राय बनाना, किसी एक मत पर पहुंचना। सवाल यह भी कि एक सीट पर एक उम्मीदवार वाली जो बात है, क्या वो मुमकिन है? चुनौती सबसे बड़ी चीज ये कि अलग विचारधारा वाले दलों को मिलाना है, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। साझा प्रचार की रणनीति कैसे तैयार हो? भोपाल में आपको याद होगा कैसे रद्द हो गई थी रैली। ऐसे में चुनौती यह है कि होगा कैसे, मुमकिन कैसे है, क्योंकि हर दल के लिए अपनी अपनी चुनौतियां हैं और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अंकित, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिर संयोजक कौन होगा, और अब तो गठबंधन के अंदर से भी आवाज उठनी शुरू हो गई और शिवसेना तो तंज करते हुए यह तक कह रही है कि 36 हलवाई खाना ही खराब कर देंगे। अखिलेश, हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब इसके इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी, तो वहां पर ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि इसका कोई संयोजक बनना चाहिए, कोई कन्वेनर होना चाहिए, और वो जो कन्वेनर का नाम जल्दी तय होना चाहिए। उसके बाद में 3 बैठकें हो गई, कुछ ज्यादा हुआ नहीं, और आज जब चौथी बैठक हो रही है, दिसंबर महीने में हो रही है, और अब से जो है अगर हम कहें कि लोकसभा चुनाव महज 3 से 4 महीने की दूरी पर है, तो ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के सामने ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और उसी का जो फायदा अब ये कहा जाए कि जो सत्ता पक्ष है, जो इंडिया गठबंधन
के विरोधी है, यानी कि इंडिया गठबंधन में तो विपक्षी पार्टियां हैं, जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें दुल्हे तो कई हैं, लेकिन किसके सिर पे सेहरा सजेगा वो अब तक पता नहीं हो पा रहा है। और आज जब से जो सुबह से नीतीश कुमार के नाम की चर्चा शुरू हुई जेडीयू की तरफ से, तो उस पर तो जो तमाम नेता गिरिराज सिंह से लेकर के चिराग पासवान तक उल्टा हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री राज्य नहीं संभाल पा रहे, अगर वो इसका चेहरा होते तो हम तो खुश ही होंगे। नीरज, ये तो फिल्मी हमला शुरू हो गया है। ये फिल्मी हमला तो है, लेकिन सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के दलों पर ये हमला है। और भारतीय जनता पार्टी का ये इशारा है कि दरअसल जो विपक्ष है और विपक्षी दल है वो इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ कि ऐसी स्थिति है कि देश में अराजकता की स्थिति है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, इंडिया गठबंधन जब से बना है और इंडिया गठबंधन जब से फॉर्म हुआ है और उनके जो दल हैं उनमें तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती ही रही है कि इनका सीधा काम ही है केंद्र सरकार की आलोचना करना, केंद्र सरकार के बारे में दुष्प्रचार करना, और भारतीय जनता पार्टी इसका समय समय पर जवाब भी देती रही। तो उसी की परिणति में आज उन्होंने ट्वीट किया। इसके अलग आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनसे हमने जब बात की तो उनका साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन दरअसल इस देश में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है, सत्ता के लिए बना है, ना कि देश की भलाई के लिए बना है। तो सत्ता की हिस्सेदारी के लिए बनाया गया गठबंधन है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और ये बार बार और ये आज से नहीं कह रहे, जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस नाम दिया है इन लोगों ने, INDIA, तब से ये बात ये कहते चले आ रहे हैं कि ये इसका जो मूल वो है वो यही है कि सत्ता किसी भी तरह से हासिल किया जाए, जबकि हमारा मूल मंत्र है कि देश की सेवा करना है, इस सत्ता के जरिए देश का काम करना है। तो दोनों का जो विचार है, दोनों के जो बातें हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि क्या क्या दोनों पार्टियां कर रही। अभी ये तो छोटा सा ट्रेलर है। संसद में विपक्ष के हंगामे पर फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। आज लोकसभा से 49 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। विपक्ष के 49 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। सस्पेंशन के खिलाफ विपक्ष का हंगामा जारी है। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक हम पहुंचा दें। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से। आज लोकसभा से 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन संसद में विपक्ष के हंगामे पर कार्रवाई के बाद आप देखिए किस तरीके से विपक्ष की तरफ से भी तंज किया जा रहा है। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की एक्टिंग की गई उस पर भी बवाल हो गया है। और आइए आपके सामने कुछ जानकारियां रख देता हूं किस तरीके से जो सस्पेंशन हुआ है उसको लेकर ये जो तमाम जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। लोकसभा से निलंबित सांसदों की अगर बात की जाए, कांग्रेस के 9 सांसद निलंबित किए गए, सीपीएम के 2, डीएमके का 1 सांसद और सीपीआई के 1 सांसद का निलंबन हुआ है। यानी 18 दिसंबर कुल 33 सांसद निलंबित किए गए। इनमें आप देखिए कांग्रेस से 11, डीएमके के 9, टीएमसी के 9, जेडीयू के 1 और इसके अलावा बाकी सांसद। 19 दिसंबर की जो कार्रवाई हुई वो आपके सामने कुल 49 सांसदों का निलंबन हो गया। 49 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी लगातार कठोर कार्रवाई विपक्ष के सांसदों के खिलाफ जारी है। यह लोकसभा की बात हुई। अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा से निलंबित सांसदों की संख्या कितनी है, किस दल के कितने सांसद हैं, वो मैं आपको बता दूं। आपके सामने आंकड़ा है। कांग्रेस के 18 सांसद, कुल 46 सांसद निलंबित हुए। टीएमसी के 8, डीएमके के 5 और अदर्स जो हैं अन्य दलों के वो 15, और कुल मिलाकर यह आंकड़ा पहुंच जाता है 46 पर। राज्यसभा से निलंबित सांसदों की जो विपक्ष के सांसदों की कुल संख्या है वो 46 तक पहुंच चुकी है। नीरज पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी, उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगा। नीरज, विपक्ष तो इसे बड़ा मसला बना ही रहा है, कह रहा है कि सरकार दरअसल बुलडोज कर रही है विपक्ष की आवाज को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से सांसदों का निलंबन हो रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ खास संदेश दिया जा रहा है। देखिए, इस सेशन से ठीक पहले सभी दलों की एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया, सर्वदलीय बैठक में एक तरह से कंसेंसस बनी कि कोई भी बेल में आकर प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर किसी को अपनी बात रेज करनी है, अपनी बात उठाना है, किसी मुद्दे पर बात करनी है, तो वो अपनी चेयर पर ही खड़ा होकर अपनी बात कह सकता है। कोई प्ले कार्ड नहीं लेकर आएगा, कोई प्ले कार्ड हॉल के अंदर या बेल के अंदर लहराएगा नहीं। ये सारे कंसेंसस बने थे। ये इसलिए बने थे कि क्योंकि अगर आप ध्यान हो तो
तो इससे ठीक एक सेशन पहले बहुत बवाल देखा गया था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमारी जो बात हुई तो उनका साफ कहना था कि दरअसल ये एक नियम के तहत है और इस नियम के तहत ये हुआ था कि अगर वेल में आकर कोई सांसद प्रदर्शन करेगा तो उसको सस्पेंशन का अधिकार सभापति को या लोकसभा अध्यक्ष को होगा। तो जब पिछले आप देखें तो 2 दिन में करीब 141 सांसद हैं जो सस्पेंड किए जा सके, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर। लोकसभा से अकेले 95 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो ये एक उस नियम के तहत है। आप भी इनका साफ है कि लोकसभा का कोई भी सांसद चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, बेल के बाहर मतलब बेल में आकर अगर प्रदर्शन करता है, प्ले कार्ड लहराता है, तो फिर लोकसभा स्पीकर को और सभापति को ये अधिकार होगा कि वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। तो ये सस्पेंड होना लेकिन मामला दरअसल अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष की तरफ से भी। अंकित, जिस तरीके से जगदीप धड़कन की नकल उतारी गई, उनका मिमिक्री की गई, मजाक उड़ाया गया, वो कहीं से भी शोभनीय नजर नहीं आ रहा है। और यही एक बड़ा मुद्दा बन गया है विपक्ष के खिलाफ। देखिए, वैसे तो विपक्ष लगातार सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा था, ये बताते हुए कि देखिए हमारी आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से कल्याण बनर्जी का ये वीडियो जो सामने आया, उस दौरान मैं भी वहाँ पर मौजूद था। यकीन मानिए, जो उस दौरान जो वहाँ पर सांसद थे, शायद उनमें से किसी को एहसास नहीं था कि कल्याण बनर्जी क्या कर रहे हैं। और उस दौरान तो हंसी मजाक में जो है वहाँ पर पूरा वातावरण बना हुआ था। राहुल गांधी सामने आते हैं, वो भी वीडियो बनाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से उसको जो है जो तमाम नेता है उस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, और खुद जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उन्होंने सदन में आकर के एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। और यहां पर यह भी नहीं भूलना होगा कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं। तो एक तरह से देश के उपराष्ट्रपति का इस तरीके से अपमान किया गया है, ये जो है ये संदेश दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और इसी वजह से अब तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं से जब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर जो कुछ कहें, तो उनका यह कहना था कि उस दौरान जो कुछ हुआ अब उस पर अभी फिलहाल बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस बीच एक खबर यह भी है कि विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जमकर बरसे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला है। क्या सिक्योरिटी ब्रीच करने वालों को विपक्ष का समर्थन है? विपक्ष हताशा और बौखलाहट में गलती कर रहा है। सीधे नीरज पांडे के पास में आपको लिए चलता हूं। नीरज जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि दरअसल ये नियम के तहत हो रहा है और नियमता ही किया जा रहा है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ये एक संदेश भी है। देखिए, मैं आपको बता दूं अखिलेश, दरअसल ये आने वाले समय में अगला जो होगा वो मिनी बजट सेशन होगा और उस समय अंतरिम बजट सरकार पेश कर रही होगी। उस समय बहुत सारे इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले समय के लिए ये एक लेसन दिया जा रहा है कि यदि ऐसी परंपरा रही कि आप सदन चलने ही ना दें, सदन में चर्चा करने की बजाय हंगामा करते रहें, तब तो ये सदन ऐसे ही मूक दर्शक बनी रहेगी, चलने ही नहीं पाएगी। तो ये एक तरह से सभापति और लोकसभा की तरफ से एक लेसन दिया जा रहा है कि आने वाले समय में आप चर्चा करिए। अगर आपको विरोध भी करना है, किसी मुद्दे पर बात रखनी है, तो आप बात भी रखिए। क्योंकि देखिए, चाहे वो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला हो या कोई और दूसरा मामला हो, इन सब मुद्दों पर लगातार बहस के लिए सरकार कहती रहेगी। आप अगर इससे पहले वाला सेशन आप देखें तो लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर रहा था कि प्रधानमंत्री स्वयं आकर बात करें, प्रधानमंत्री स्वयं आकर जवाब दें। और इसको लेकर करीब 10 बनी दिन हुई है दोनों तरफ से। नीरज, उससे एक सवाल यह भी खड़ा होता है, आशीष का मैं रुख करना चाहूंगा। आशीष, ऐसे में जो सदन की मर्यादाएं हैं, जो जिस तरीके से आज तक हम लोगों ने देखा लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई हुई है पिछले समय में भी, उसको लेकर भी सवाल खड़े होंगे कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये गतिरोध टूटेगा कैसे? देखिए, मैं तो अपने पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूं अखिलेश कि अमूमन सरकार का ये काम होता है कि वो विपक्ष को आउटरीच करे, सिर्फ बयानबाजी नहीं, मिले, बात करें, बीच का रास्ता निकाले। और सदन को चलाने की जिम्मेदारी जनरली ये माना जाता है कि सरकार के हाथ में होती है। लेकिन हम दोनों पक्षों के बीच में जो तल्खी का लेवल देख रहे हैं अखिलेश माफ कीजिएगा, उसमें इसकी गुंजाइश नज़र नहीं आती। ऑपोजिशन का ये चार्ज कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम पार्लियामेंट जैसे फोरम पर इस तरह की सिक्योरिटी बीच पे होम मिनिस्टर से अगर बयान मांगते हैं, उस पर इतनी बड़ी संख्या में अगर सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो डेमोक्रेटिकली अलग है, गलत है। सरकार का ये कहना कि जब आपको बार बार समझा चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं कि हर मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए तैयार है, तब इतना हंगामा काट
पटना की वेल में बार बार उतर आए, आप सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं, उसको ऑपोजिशन बाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कोई मीटिंग पॉइंट निकल नहीं पा रहा है। इस वजह से सदन को कैसे चलाया जाए ये संभव नहीं हो पा रहा है। एक तरीका जरूर ये हो सकता था कि आप सिटिंग को बार बार एडजर्न करते जाएं, लेकिन कब तक करते जाएंगे? मुझे लगता है इसलिए अपने बुद्धि विवेक से दोनों ही सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने यह तय किया कि इन सांसदों को निकाल ही दिया जाए सदन से।